टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस कड़ी में हम वापस आते हैं मधुकर उपाध्याय द्वारा लिखित 7 खंडों में बापू पर। बापू के खंड 1 का को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। और इसमें अगला पाठ है। आपने पिछली बार देखा किस तरह मैट्रिकुलेशन में तमाम सारे चीज़ों को लेकर, गणित के सवालों को लेकर मोहन को परेशानियां होती हैं और उसके टीचर उसकी मदद करते हैं। अगली कड़ी जाति बहिष्कृत। सुनते हैं। करमचंद के निधन के बाद जैसे जैसे समय बीता, दीवान कोठी सदमे से उबर गई। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि पिछली बातों की जगह कम ही बची। घर में चहल पहल लौट आई। बीच बीच में किसी को पुराने दिन याद आते तो खामोशी हो जाती। वक्त ठहरता पर जल्दी ही आगे बढ़ जाता। वर्तमान अतीत पर भारी पड़ता। समय बढ़ता है तो घाव पीछे छूट जाते हैं। मोहन को सावलदास कॉलेज के एक अध्यापक की बात याद आ गई। कहते थे कि समय हमेशा आगे चलता है। दुनिया में कोई घड़ी नहीं बनी जिसकी सुइयां पीछे जाती। भावनगर से लौटने के बाद मोहन प्रायः घर पर रहता। कहीं आना जाना एकदम बंद कर दिया। किताबें पढ़ता, पौधों को पानी देता, माँ के साथ समय बिताता। गर्मी के दिन थे। सूरज आग उगलता। दिन में कहीं निकलना वैसे ही मुहाल था। दिन ढलने पर थोड़ी राहत होती। इसी गर्मी में एक शाम जोशी जी घर आए। मोहन से मिले, बात करने। जब से सुना कि मोहन कॉलेज छोड़कर लौट आया है, बेचैन थे। चाहते तो मोहन को बुला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सोचा बात सबके सामने हो तो अच्छा रहेगा। गांधी परिवार के शुभचिंतक, विद्वान और करमचंद के मित्र जोशी जी का नाम भावजी दवे था, पर ना जाने क्यों सब लोग उन्हें जोशी जी कहते। उन्होंने संबंध बनाए रखा था। गाहे बगाहे चले आते, खोज खबर लेते, मशवरा देते। पुतली बाई उनकी राय को महत्वपूर्ण मानती थी। जोशी जी आंगन में बैठे थे। रंभा उनके लिए बेल का शरबत बनाने चली गई तो वहां 2 लोग बचे, मोहन और बड़े भाई लक्ष्मीदास। पुतली बाई बाद में आई। पुतली बाई को दुख था कि मोहन ने पढ़ाई छोड़ दी। कॉलेज उसे रास नहीं आया। लौटकर वहां जाना नहीं चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे की पढ़ाई में उसकी रुचि ना हो। मन को समझाया कि ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है स्थितियां प्रतिकूल रही हैं। जरूर मोहन ने कुछ सोचकर फैसला किया होगा। संभव है इसमें कोई भलाई छिपी हो। देखो बेटा, जमाना बदल गया है। अगर तुम पिता की गद्दी संभालना चाहते हो तो वही सही, लेकिन समझ लो कि बिना पढ़ाई के वो भी नहीं होगा। जोशी जी ने कहा, पढ़ाई के बीच में गद्दी वद्दी की बात नहीं आनी चाहिए। पढ़ना तो पड़ेगा। बीए करने में 4 या 5 साल लगेंगे। वकील बनने के लिए उसमें कुछ साल और जोड़ लो। उसके बाद 50-60 रुपए महीने की दीवानगिरी मिलेगी। उससे कुछ नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि गद्दी ना मिले, क्योंकि जब तक तुम वकालत करोगे बहुतेरे वकील मैदान में आ चुके होंगे। तो फिर क्या करें? पुतली बाई को रास्ता ना सूझता था। मेरे विचार से मोहनदास को इंग्लैंड भेज देना चाहिए। इसी साल मेरा बेटा केवल कहता है कि वहाँ वकालत की पढ़ाई आसान है, 3 साल में पूरी हो जाएगी। खर्च भी 4-5 हजार रुपए से अधिक नहीं होगा। नए वकीलों को देखो, कितने ठाठ से रहते हैं। दीवानगिरी कल चाहें तो आज मिल जाए, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? लक्ष्मीदास ने कहा, वैसे पैसे का इंतजाम ना हो या ना हो, ये बाद की बात है। पहले ये जानना चाहिए कि मोहन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है। क्यों तुझे इंग्लैंड जाना अच्छा लगेगा, वहाँ जहाँ पढ़ना? जोशी जी ने मोहन की ओर देखकर इस ढंग से पूछा मानो सवाल की कोई अहमियत ही ना हो। उत्तर मिल चुका हो। यकीन था कि मोहन की राय उनसे अलग नहीं हो सकती।
इंग्लैंड जा सकूं तो बहुत अच्छा हो। हिंदुस्तानी कॉलेज की मुश्किलों से त्रस्त मोहन ने कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही चाहता हूँ। इच्छा है कि मोहन दीवान से बड़ा पद हासिल करे। जोशी जी ने मोढ़े से उठते हुए कहा। जाते जाते मोहन की ओर मुड़े और बोले, जमाना बदल रहा है, इसलिए वकील बनने में ही बुद्धिमानी है। मोहन उसी पल से हवाई किले बनाने लगा, लेकिन इस विचार में पुतलीबाई की सहमति नहीं थी। मन में कई तरह की चिंताएं थी। लक्ष्मीदास सोच रहे थे कि पैसे की व्यवस्था कहाँ से हो। रकम बड़ी थी, एक साथ कहीं से मिलने की उम्मीद कम थी। तभी उन्हें पोरबंदर के एडमिनिस्ट्रेटर लेली साहब का ख्याल आया। सोचा, पोरबंदर राज में हमारा योगदान है, हमारा भी हक है। लेली हमारे परिवार को अच्छी तरह जानते हैं, इज्जत करते हैं, मुमकिन है राज की तरफ से मदद करते हैं। कारण जो भी रहा हो, धन की कमी मोहन को बाधा नहीं लग रही थी। अजीब सा विश्वास था कि अंत में सब ठीक हो जाएगा। परिवार के बड़े बुजुर्ग मान जाएंगे, माँ मान जाएंगी और पैसे कहीं से आ टपकेंगे। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और ऊंट की सवारी करते करते मोहन पोरबंदर पहुंच गया। लेली साहब को चिट्ठी लिखी, मिलने का समय मांगा, जो उसी शाम मिल गया। मुलाकात हुई पर फायदा कुछ नहीं हुआ। उसकी सारी तैयारी धरी रह गई। तुम पहले बीए कर लो, तब आकर मिलना, अभी हम तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेली ने खड़े खड़े बात की और मुड़कर बंगले की ओर चले गए। अब सारा दारोमदार लक्ष्मीदास के रसूख और कस्तूर के गहनों पर था। मोहन को लगा कि गहने बेचकर 3-1 हजार रुपए मिल जाएंगे, बाकी का इंतजाम भाई कर देंगे तो बात बन जाएगी। लक्ष्मीदास इसके लिए तैयार नहीं थे। वैसे मोहन के विलायत जाने वाला मामला अभी पूरी तरह हल नहीं हुआ था। पुतलीबाई ने हाँ नहीं कहा था। उनके सैकड़ों सवाल थे, जिसमें बेटे से विछोह का प्रश्न सबसे छोटा था। जवाब देना आसान था। लोग कहते हैं नौजवान लोग विलायत जाकर बिगड़ जाते हैं, मांस खाने लगते हैं, ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए शराब के बिना तो चलता ही नहीं। पुतलीबाई ने एक एक करके सारी चिंताएं सामने रखी। माँ, मैं तुमसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करती हो या नहीं? मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारा मान रखूंगा। कसम उठाकर कहता हूँ, मैं मांस, शराब और अन्य दुर्व्यसनों को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये भी सोचो माँ कि अगर विलायत जाना इतना ही बुरा होता तो जोशी जी इस पर क्यों तैयार होते। पुतलीबाई मोहन के जवाब से संतुष्ट पर एक बात मन में बची थी। मैं चाहता हूँ कि तू बेचर स्वामी के पास चल, उनके सामने चलकर व्रत। उन्होंने कहा, मोड़ समाज से आने वाले जैन साधु बेचर स्वामी का राजकोट में सम्मान था, मठ की प्रतिष्ठा थी, हर समाज के लोग उनके यहाँ आते। मोहन तैयार हो गया। उसे अपने ऊपर भरोसा था, पर यह पता नहीं था कि स्वामी जी से भेंट उसका जीवन बदल देगी। स्वामी जी ने मांस, मदिरा और कुसंग से दूर रहने का वचन लेने के बाद कहा, अब इस लड़के को विलायत जाने देने में कोई दिक्कत नहीं है। पुतलीबाई को इतना आश्वासन पर्याप्त लगा। उन्होंने अनुमति दे दी। देखते न देखते एक खबर राजकोट में फैल गई कि उनके शहर का एक लड़का विलायत जा रहा है। गली मोहल्ले में चर्चा हुई, अखबार में खबरें छपी। राजकोट के लिए ये एक असाधारण घटना थी, मोड़ समुदाय के शिक्षित परिवारों के लिए गौरव की बात। इस मौके पर अपने छात्र को सम्मानित करने के लिए काठियावाड़ हाई स्कूल में समारोह आयोजित हुआ। आयोजन में अध्यापकों ने मोहन के बुद्धि की सराहना की, उसे प्रतिभाशाली छात्र बताया, शुभकामनाएं दी। अब मोहन को बोलना था। रात भर जागकर उसने तैयारी की थी, भाषण लिखा, सबके नाम लिखे जिन्हें अपनी उपलब्धि के लिए वो धन्यवाद देना चाहता था। लेकिन मंच पर पहुंचा तो पैर कांपने लगे, सर चकरा गया, हाथ का कागज छूट कर गिर गया। किसी तरह लिखा हुआ पढ़ पाया। मोहन के मन में आने वाले दिनों के बारे में अलग अलग दृश्य सपने की तरह आते। बंबई का बंदरगाह दिखाई देता, समुद्र की लहरों से जूझता आगे बढ़ता जहाज दिखता, गोरा देश दिखाई पड़ता,
चमकदार चौड़ी सड़कों की तस्वीर आती, वकालत की डिग्री नजर आती, काला चोगा दिखता, लगता कि 3 साल कब के गुजर गए। लेकिन वो सपना था। बंबई का बंदरगाह जल्दी छूट नहीं पाया। भीषण गर्मी थी, जून का महीना। जहाज का टिकट नहीं आया था, पर लक्ष्मीदास का अनुमान था कि टिकट मिलने में समस्या नहीं होगी। रवानगी का दिन करीब आ रहा था। मोहन ने सारा सामान रख लिया। भाई ने रुपयों की पोटली बनाकर कमर में बांध ली। मोहन ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और निकलने से पहले कस्तूर के पास गया। कस्तूर, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। 3 साल लंबा वक्त नहीं होता, देखते देखते बीत जाएगा और मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। मोहन ने कहा। दृढ़ निश्चय कस्तूर की आंखों में आंसू नहीं थे, विश्वास था। उसने मोहन के निर्णय पर मुहर लगा दी। बंबई में लक्ष्मीदास के दोस्तों ने बताया कि जून जुलाई का महीना समुद्री यात्रा के लिए ठीक नहीं है। सागर में भयंकर तूफान आते हैं। किसी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा जहाज लहरों के थपेड़े खाकर डूब गया। इन महीनों में ऐसी दुर्घटनाएं आम होती थी। बेहतर होगा यात्रा नवंबर में दीपावली के आसपास की जाए, जब समुद्र शांत रहता है। मोहन यात्रा को लेकर उत्साहित था, खतरा मोल लेने को तैयार था। सोचा कि अगर समुद्र इतना उग्र होता तो कंपनियां इन महीनों में जहाज चलाती ही थी। लेकिन लक्ष्मीदास घबरा गए, फौरन यात्रा करने से मना कर दिया। मुश्किल थी कि वो 4 महीना बंबई में रुक नहीं सकते थे। नौकरी का सवाल था। इसलिए मोहन को दोस्तों रिश्तेदारों के हवाले कर राजकोट लौट आए। एक ओर मौसम ने मोहन की यात्रा में विघ्न डाला, तो दूसरी ओर मोड़ समुदाय ने हंगामा कर दिया। जाति की सभा बुलाई गई। आज तक मोड़ समाज से कोई इंग्लैंड नहीं गया था। उसे लगा कि इस बाबत मोहन से सवाल पूछे जाने चाहिए। मोहन को पंचायत में आने का हुक्म हुआ। आमतौर पर डरपोक और दब्बू मोहन में जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। न संकोच हुआ, न डर लगा। बंबई छोड़कर वो पंचायत में पहुंच गया। मोड़ समाज का मानना है कि तुमने इंग्लैंड जाने का जो इरादा किया है वो ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। उस पार धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। सरपंच ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मोहन के लिए अच्छा यही होगा कि वो अपना इरादा छोड़ दे। मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड जाना अधार्मिक काम है, धर्म विरुद्ध है। मैं तो वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। विद्या अध्ययन से धर्म भ्रष्ट नहीं होता। मोहन ने उतने ही साफ शब्दों में जवाब दिया। कहा, आप लोगों को जिन बातों का डर है उनसे दूर रहने का संकल्प मैंने माँ के सामने लिया है। आप निश्चिंत रहें, मैं हर हाल में अपने वचन पर कायम रहूंगा। पर पंचायत कहती है कि वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। तुम्हें पंचों की बात माननी होगी। तुम पंचायत और समाज से ऊपर नहीं हो। सरपंच ने करमचंद के साथ अपने संबंधों का हवाला देते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, आप मेरे लिए पिता के समान हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, अपना इरादा नहीं बदल सकता। तो तुम जाति का आदेश नहीं मानोगे? मैं लाचार हूँ, ये मेरा निजी मामला है। जाति को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। मोहन की साफ गोई और उसके दो टूक जवाब ने पंचायत को हिला दिया। शायद पहली बार किसी ने पंचायत की बात मानने से इनकार किया। अवमानना की। पंच गुस्सा हो गए, बेहिसाब खरी खोटी सुनाई, अपमानित किया। पर मोहन शांत खड़ा रहा, एक शब्द नहीं बोला। अंत में पंचों ने अपना निर्णय सुना दिया। मोहनदास वल्द करमचंद को आज और अभी से जाति से निष्कासित किया जाता है। जो इसकी सहायता करेगा या इसे विदा करने जाएगा, पंच उससे जवाब तलब करेंगे। उन पर ₹1.25 जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान मोहन ने पंचायत में हुई चर्चा और उसके फैसले को मन में कई बार दोहराया। पाया कि वो गलत नहीं है। फैसले का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी सराहना की कि वो तार्किक ढंग से पंचों के सामने बात रख सका। पंचों से विदा लेकर मोहन बंबई लौट आया था, पर एक डर मन से नहीं गया। इस फैसले का बड़े भाई लक्ष्मीदास पर क्या असर होगा? कहीं वो डर गए तो? लक्ष्मीदास पढ़े लिखे थे, समझदार थे, मोहनदास के साथ खड़े रहे। पंचायत का फैसला मानने से इनकार कर दिया। मोहन को चिट्ठी लिखकर कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जाति के फैसले के बावजूद मैं तुम्हें इंग्लैंड जाने से नहीं रोकूंगा। बंबई में एक एक दिन काटना मोहन को भारी लग रहा था। उसे एक और डर सताने लगा।
अब तक बात सिर्फ उसकी थी, लेकिन अगर पंचायत ने परिवार को लेकर कड़ा फैसला किया तो क्या होगा? उन्हें जाति निकाला दिया तो वे समाज में कैसे रहेंगे? दूसरा विघ्न आया तो क्या करेंगे? दबाव में अगर उन्होंने मोहन से लौट आने को कहा तो वो क्या करेगा? पर इसकी नौबत नहीं आई। लक्ष्मीदास के परिचितों ने खबर दी कि जूनागढ़ के बड़े वकील त्रयंबक राय मजूमदार इंग्लैंड जाने वाले हैं। इसी मामले में उन्हें लंदन की अदालत में पैरवी करनी थी। ये भी बताया कि एक जहाज सितंबर में रवाना होगा। सबकी सलाह थी कि अनुभव शून्य 18 साल का मोहन पहली बार विलायत जा रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि वो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ है। उन्होंने मोहन को अधेड़ और मिलनसार त्रयंबक राय से मिलवाया। त्रयंबक राय हर उम्र के लोगों से मित्रवत व्यवहार करते थे, जो मोहन को अजीब लगा, पर बातचीत के बाद उन्होंने हामी भर दी। कहा, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस लड़के की फिक्र ना करें, ये मेरे साथ रहेगा। जहाज का टिकट खरीदा गया। आग्रह करके मोहन को उसी कैबिन में जगह दिलाई गई जिसमें वकील साहब रहने वाले थे। टिकट के बाद इंग्लैंड के मौसम के हिसाब से कपड़े खरीदने की बारी आई। कुछ कपड़े बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए जरूरी थे, मगर उसके लिए पैसों की जरूरत थी। एक नजदीकी रिश्तेदार से मदद की उम्मीद थी, पर वो ऐन मौके पर पीछे हट गए। डरे हुए थे। पंचायत के निर्णय का हवाला देकर उन्होंने टिकट के पैसे देने से मना कर दिया। कहा कि वो पाप में भागीदार नहीं हो सकते। मोहन निराश नहीं था। दूसरे परिचित पटवारी काका के पास गया। काका ने मोहन को आर्थिक मदद तो दी ही, हौसला भी बढ़ाया। वो न होते तो बैरिस्टर बनने का मोहन का सपना रह गया होता। जो सामान खरीदे जाने थे मोहन को अजीब लगे। कुछ चीजें समझ आई, कुछ बिल्कुल समझ नहीं आई। बास्कट खरीद कर लगा जैसे अधनंगी वर्दी ले ली हो। नेकटाई एकदम पसंद नहीं आई। वो तो इंग्लैंड जाने का उत्साह था जिसने व्यक्तिगत अरुचि को अर्थहीन बना दिया, वरना कुछ सामान वो कतई न लेता। रास्ते में खाने पीने की चीजों की जरूरत होती, वो भी ले ली गई। अब कोई बाधा नहीं थी। मोहन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। मंगलवार 4 सितंबर 1888 को उसने बंबई बंदरगाह से विदा ली। विदाई देने वालों में लक्ष्मीदास के दोस्तों के साथ पटवारी काका ने। तो ये आपने देखा, कॉलेज सामलदास कॉलेज छोड़ के मोहन घर आ गया है। पिता का देहांत हो गया है। क्योंकि कुछ कर नहीं रहा तो घर से बाहर भी नहीं जाता, पौधों को पानी देता है, माँ के हाथ बटाता है, पढ़ाई करता है घर पर ही। इसी बीच एक पारिवारिक शुभचिंतक आते हैं जो इंग्लैंड जाने की सलाह देते हैं बैरिस्टरी करने। उस पर अमल होता है। पंचायत अड़ंगा डालने की कोशिश करती है, लेकिन मोहन और उसके बड़े भाई लक्ष्मीदास पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिश्तेदारों परिचितों से सहायता लेकर इंग्लैंड के लिए रवाना। अगली कड़ी में क्या होगा देखने के लिए कुछ दिनों का इंतजार कर लीजिए, फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय।